सारा अली खान की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म केदारनाथ को 4 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारा नजर आई थी। इस मौके पर सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत को याद किया। वहीं फिल्म केदारनाथ के 4 साल पूरे होने पर सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत को याद करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने फोटो के साथ एक भावुक कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखा, 4 साल पहले मेरा सबसे बड़ा सपना सच हुआ। ये अभी भी एक सपने जैसा लगता है और अब शायद हमेशा रहेगा। मैं अगस्त 2017 में वापस जाने के लिए कुछ भी करूंगी और इस फिल्म के हर सीन को फिर से शूट करना चाहती हूँ, हर पल को फिर से जीना चाहती हूँ। सुशांत से संगीत, फिल्मों, किताबों, जीवन, अभिनय, सितारों और आकाश के बारे में बहुत कुछ सीखा था। जीवन भर के लिए यादों के लिए धन्यवाद। जय भोलेनाथ। दरअसल फिल्म में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने एक्ट्रेस सारा के ऑपोजिट लीड कैरेक्टर प्ले किया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को खासा पसंद किया गया था। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिस खबर ने पूरी इंडस्ट्री और उनके को स्टार्स को स्तब्ध कर दिया था। फैंस उन्हें आज भी याद करते हैं। हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही है। हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला बराबर चल रहा है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली हैं, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। बता दें कि हिमाचल चुनाव में बीजेपी को अब तक 43.6%, कांग्रेस को 43.1% वोट मिले हैं। बड़ी सीटों की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की सराज सीट पर जयराम ठाकुर ने चुनाव लड़ा था। वो यहां 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत गए हैं। वो छठी बार चुनाव जीते हैं। बताया जा रहा है कि यहां त्रिशंकु सरकार के आसार लग रहे हैं। हिमाचल में एक चरण में ही चुनाव हुआ था। सूबे में 12 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 74.05% लोगों ने वोटिंग की थी। करीब 10,000 सुरक्षाकर्मी, चुनाव अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मियों की निगरानी में काउंटिंग हो रही है। पूरे राज्य में 59 स्थानों पर 68 केंद्र बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 है। ऐसे में अगर बहुमत का जादुई आंकड़ा फंसता है तो सरकार बनाने में निर्दलीयों का रोल काफी अहम हो जाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कथित फोन टैपिंग के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को जमानत दे दी। खास बात यह है कि न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने शर्तों के साथ जमानत दी है। दरअसल ईडी ने इस साल सितंबर में 2009 और 2017 के बीच एनएसई कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। चार्जशीट में एनएसई के पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण समेत मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ दायर की गई थी। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में कहा गया है कि फोन टैपिंग में पैसों की हेराफेरी की गई। फोन टैपिंग में किए गए भुगतान अपराध की कथित आय हैं। ऐसी शेल कंपनियां थीं जिनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि पांडे को रामकृष्ण की मदद के लिए एमटीएनएल लाइनों को टैप करने के लिए 4.54 करोड़ रुपए मिले और ये अपराध की आय थी। एक एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि पांडे आईसेक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड चलाते थे। ये आरोप लगाया है कि रामकृष्ण ने एनएसई कर्मचारियों के फोन टैप करने के लिए इस फर्म का इस्तेमाल किया था। इसके बाद रामकृष्ण और पांडे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। पांडे ने कहा कि उसने फोन की लाइनें टैप की लेकिन कुछ भी अवैध नहीं किया। टैपिंग के लिए सभी उपकरण एनएसई द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। पद्मश्री से सम्मानित भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद खान की पत्नी जोयता बासु खान ने गुरुवार को रिश्वत देने से इनकार करने पर कोलकाता पुलिस पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। जोयता बासु खान ने आरोप लगाया कि ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास में ट्रैफिक क्रॉसिंग पर रोके जाने पर उनके ड्राइवर ने पुलिस वालों को रिश्वत देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्हें प्रताड़ित किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस उनकी कार को प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन ले गई और उन्हें और उनके पति को गुरुवार की सुबह पुलिस स्टेशन बुलाया गया। जब वो ड्राइवर और गाड़ी को छुड़ाने के लिए थाने गई तो एक अधिकारी ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके सामने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।
बाद में उस्ताद राशिद खान खुद थाने पहुंचे। जोईता बासु खान ने आरोप लगाया कि ट्रैफिक क्रॉसिंग पर रोके जाने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार रोक दी और 2000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारा ड्राइवर एक मित्र को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छोड़ने के बाद लौट रहा था। वो 2000 रुपए का भुगतान नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में पुलिस वालों ने उसे प्रताड़ित करने के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में थप्पड़ मारा और प्रगति मैदान थाने ले गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया। हालांकि कोलकाता पुलिस के संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने दावा किया है कि उस्ताद राशिद खान के ड्राइवर को शराब पीकर गाड़ी चलाने के चलते गिरफ्तार किया गया था, जो मेडिकल टेस्ट में साबित हुआ है। प्रगति मैदान थाने में जोईता बासु खान के उत्पीड़न संबंध में शर्मा ने कहा कि इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं की गई है और शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। गौरतलब है कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने साल 2020 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों को बरी कर दिया था। आरोपियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और बीजेपी के शीर्ष नेता शामिल थे। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। उनका मानना था कि यह भगवान राम के जन्म स्थान को चिन्हित करने वाले एक ध्वस्त हिंदू मंदिर के खंडरों के ऊपर बनाया गया था। दरअसल जब मस्जिद को तोड़ा गया था तो उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर पहले से ही एक मामला चल रहा था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साल 2019 में हिंदुओं को जमीन दे दी। उस जमीन पर अब राम मंदिर बन रहा है। वहीं इस साल की शुरुआत में अयोध्या के 2 निवासी हाजी महबूब और सैयद अखलाक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष एक रिवीजन पिटीशन दायर की थी। हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 9 नवंबर को रिवीजन पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं के पास फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वो मामले में पीड़ित नहीं थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य और प्रवक्ता सैयद कासिल रसूल इलियासी ने कहा कि बोर्ड ने अब बरी किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। कासिल रसूल ने आगे कहा कि हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं क्योंकि अयोध्या के फैसले में शीर्ष अदालत ने खुद स्वीकार किया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस एक आपराधिक कृत्य था। ऐसे ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बाबरी मस्जिद विध्वंस को कानून के शासन पर गंभीर उल्लंघन करार दिया था और आरोपी अभी भी कानून की पहुंच से बाहर हैं। साथ ही कासिर रसूल ने कहा कि अपीलकर्ता हाजी महबूब और सैयद अखलाक सीबीआई के गवाह थे और उनके घरों पर 6 दिसंबर 1992 को हमला किया गया था और अभियुक्तों द्वारा इकट्ठा की गई भीड़ द्वारा जला दिया गया था। उन्होंने कहा कि महबूब और अखलाक बाबरी मस्जिद के पास ही रहते थे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने परचम लहरा दिया है। दिल्ली में 250 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटें और अन्य ने 3 सीटें जीती हैं। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया। चुनाव में जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है।
दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने कट्टर, ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को जिताया है। यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों पर आम आदमी पार्टी से बीजेपी पिछड़ गई। इस बीच बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के लोगों का धन्यवाद बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि गाजीपुर कूड़े का पहाड़ हम ही खत्म करेंगे। जय हिंद। बता दें कि एमसीडी की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को मतदान हुआ था। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया है। 250 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 134 पर जीत दर्ज की है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.